हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ये वही प्रदेश है जहाँ पे गंगा जमुनी संस्कृति ने जन्म लिया। नवाबों की नगरी लखनऊ की तहजीब से लेके बनारस और इलाहाबाद के रास्ते पतित पावनी गंगा इसी प्रदेश में बहती है। ये वही प्रदेश है जहाँ एक प्यार का मंदिर है, ताजमहल, जिसे मुमताज की याद में शाहजहां ने बनवाया था। राम जैसे मर्यादा पुरुष के जन्म से लेकर के भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गवाह रहा है ये प्रदेश। लेकिन हमें इस राज्य में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की जगह कंस लीला के दर्शन हुए। अपराध और आतंक के दरमियान जी रहा है हमारा और आपका राज्य। आपके शहर के लोगों की कुछ कहानियां लेकर हम आपके सामने आए। हम चाहते हैं कि आप इन्हें देखें और जानें और अत्याचार नाइंसाफी के खिलाफ अपना हौसला बुलंद करें। अरे अन्नू, तुम यहां? यही प्रॉब्लम है इस देश की, है ना? साला जिसको कंधे पर बिठाया वही कान में चढ़ के भौंकेगा। औकात भूलते तुम्हें भी देर नहीं लगी। क्या नाम है हमारा? बलदेव यादव। साला पूरा प्रदेश चरणों को धोकर पीता है, और तो दो कौड़ी की लड़की तूने हम पर हाथ उठा दिया। हाँ, हाँ तुम पे हाथ उठाया। अरे पूरा प्रदेश तुम जैसे नीच नेताओं की वजह से चलता है। यही हमारे देश की खामी है। बलदेव यादव, तुम्हारा ये जो गुरूर है ना, तुम्हारे रुतबे का, उसे तोड़ के रख देंगे हम। पूरे देश के सामने लाएंगे तुम्हारी असलियत, नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। एक तरफ थी बनारस शहर की एक साधारण सी लड़की अनुप्रिया चतुर्वेदी, और दूसरी तरफ बनारस का ही एक प्रतिष्ठित राजनेता बलदेव यादव। एक कॉलेज जाने वाली लड़की को उस राजनेता के बारे में ऐसा क्या पता था जिसके कारण अनुप्रिया ने उसको उसी के पार्टी ऑफिस में जोर का थप्पड़ मारा और बेनकाब करने की धमकी भी दी। ये सब कुछ जानने के लिए हमें 8 महीना पीछे चलना पड़ेगा। प्रणाम गुरुजी। अरे खुश रहो। क्या हाल है भाई अनिल बेटा? बस बढ़िया, आपका आशीर्वाद है गुरुजी। प्रणाम अनिल भैया। नमस्ते। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। भाई इसकी पढ़ाई की तो बात समझ में आती है। आप ये बताइए वकील साहब, आपकी वकालत कैसे चल रही है? गुरुजी, भोलेनाथ की कृपा है, सब कुशल मंगल है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही तरक्की करते जाओ। बस गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए। वो तो हमेशा बना रहेगा बेटा। अच्छा, हम चलते हैं। गुरुजी, मेरे लायक कोई भी सेवा हो जरूर बताइएगा। हाँ हाँ जरूर बेटा। अच्छा तो हम चलते हैं। प्रणाम। चल आजा। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, आज शास्त्री जी आने वाले हैं बेटा। क्यों बाबूजी? क्यों? अरे तुम्हारे रिश्ते की बात करनी है बेटा, शादी की भी तो बात करनी है ना। बिल्कुल सही कहा आपने शास्त्री जी। और बेटे कामकाज कैसा चल रहा है आपका? ये सरकारी नौकरी है, पर सरकारी नौकरी के तो फायदे नुकसान दोनों ही हैं। बिल्कुल सही। हाँ, कुल मिलाकर महीने में 10,000 रुपए।
कमा लेता है, फिर तरक्की भी होगी साल 2 साल। और फिर देखिए जी शास्त्री जी, सरकारी नौकरी की बात ही कुछ और होती है। जी अच्छा, तो आप इजाजत दीजिए, चलता हूँ। जी। अरे ये आप क्या कर रही है? संकोच नहीं करो बेटा, ये तो शगुन है, लेना ही होता है बेटा। ले लो बेटा, शगुन का है। खुश रहो, हमें आपकी बेटी पसंद है। जी बड़ी मेहरबानी आपकी। बस हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। अवश्य अवश्य। चलते हैं। चल चल जल्दी चलना रे, कॉलेज में अभी बहुत टाइम है। ऐसी क्या आग लगी है तुझे? इतनी क्या जल्दबाजी है? अरे जल्दबाजी तो है ना बाबा, और इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि इतनी मुश्किल के साथ हमें बलदेव जी के साथ अपॉइंटमेंट मिला है। अब इतने बड़े मानव प्रतिष्ठा वाले नेता हमारी कॉलेज फंक्शन के लिए अच्छी खासी रकम ही देंगे ना चंदे में। और दूसरा कारण ये है कि बलदेव सिंह ना टीवी पे एकदम हीरो जैसा दिखता है। हाँ, अब उनसे मिलने का मौका थोड़ी ना छोड़ सकती हूँ मैं। अच्छा, तो तू अपने सपनों के राजकुमार को मिलने जा रही है। तो मुझे क्यों घसीट के लेके जा रही है? अकेली चली जाती। अरे बाबा, मैं तो चली जाती, पर वो हमारे पंडित जी है ना, उन्होंने कहा है मेरी कुंडली में ऐसा राजकुमार तो कोई है ही नहीं, इसीलिए चंदा मांग के अपना मन मार लेती हूँ। चल अब जल्दी चल। तू भी ना पागल है। हाँ, पागल तो हूँ। अरे भैया, गदोलिया चौक चलो। चल चल चल, जल्दी कर। चलो चलो जल्दी करो, भैया। चलो। ये लो भैया। किनसे मिलना है आपको? वो बलदेव जी से काम है। ठीक है। लगता है तेरे हीरो के चक्कर में आज कॉलेज ही छूट जाएगा। थोड़ा सब्र कर, इतने बड़े नेता है, इनके पास टाइम कहाँ होता है यार। सब्र कर, आते ही होंगे। कितना स्मार्ट है ना। सबको अंदर लेकर आओ। आपको अंदर बुला रहे हैं। चल चल। अरे किधर है वो? ए किधर है? उधर ही तो है। अरे चोट तो नहीं लगी? नहीं। काहे घबरा रही हैं आप? बताइए ना, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या कर रहा है? ये आदमी दोबारा इस जगह पर दिखे ना इसकी पार्टी में कोई जगह है, ना इस घर में। लेके जाओ बाहर इसको। और आप लोग भी कान खोलकर सुन लीजिए अच्छे से। जो भी कार्यकर्ता औरत की इज्जत नहीं कर सकता, उन्हें सम्मान नहीं दे सकता, उसकी इस पार्टी में कोई जगह नहीं है। समझ गए आप लोग?
माफ करिएगा मुझे। अपने कार्यकर्ता के बर्ताव के लिए मैं माफी मांगता हूँ। इट्स ओके सर, कोई बात नहीं। नहीं, दरअसल ये आप लोगों का बड़प्पन है, गलती तो हमारी है ना। जी बताइए, कैसे आना हुआ आप लोगों का? सर वो हम गर्ल्स कॉलेज से आए थे। कॉलेज में फेस्ट लगने वाला है तो उसके लिए चंदा लेने आए थे। अच्छा, कॉलेज फेस्टिवल। जी सर। क्या बात है। ठीक है, आप एक काम करिएगा, मैं मिश्रा जी से बोल देता हूँ, कल 11 बजे आ जाइए और 1 लाख का चेक ले जाइए। लाख? कुछ कम है क्या? हम कल आ जाएंगे सर। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। इधर आ। हे! मूर्ख, गधे, कब से काम कर रहा है तू मेरे लिए? अबे इतनी तो समझ होना चाहिए कि जिस पर तेरे भैया की नजर है उसको तो बख्श दे। गलती हो गई साहब। कोई बात नहीं। बाकी एक बात है, वो लड़की जो है लाल दुपट्टे वाली, हाय पटाखा है, पटाखा। बलदेव की अनुप्रिया से यह पहली मुलाकात थी और पहली ही मुलाकात में अनुप्रिया बलदेव से काफी प्रभावित हो गई थी। बलदेव ने अपने ही आदमी को तमाचा मारकर एक इज्जतदार और उसूलों वाला आदमी होने की छवि बना ली थी और अगले दिन फिर अनुप्रिया बलदेव से चेक लेने के लिए मिली। आपका चेक। धन्यवाद सर, आप जरूर आइएगा। मेरा तो थोड़ा मुश्किल है, फिर भी कोशिश जरूर करूंगा। बाय द वे, आपका शुभ नाम? सर ये अनुप्रिया चतुर्वेदी है। हम दोनों कॉलेज साथ में ही जाते हैं, सीए फाइनल ईयर में। ये हमारे कॉलेज की सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। अरे वाह, मतलब आज हम गर्ल्स कॉलेज के सबसे खूबसूरत और जीनियस लड़की से मिल रहे हैं। अनु जी, और कौन कौन है आपके घर में? सर वो सुनीता जी, अगर वो बोलेंगी तो कुछ बुराई है? हाँ। तो बोलने दीजिए। जी, मैं और मेरे पिताजी रहते हैं। पिताजी ज्योतिष विद्या सिखाते थे, लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं। अब बस घर में ही पूजा पाठ करते हैं। आप तो बहुत ही ज्ञानी परिवार से लगती हैं। अनु जी, मेरा एक प्रस्ताव है आपसे, अगर आप माने तो। आप हमारे मिश्रा जी हैं, हमारे कार्यालय पार्टी के अकाउंट संभालते हैं और इनके ऊपर बहुत लोड है, तो आप काहे नहीं इनकी मदद कर लेती अकाउंट संभालने में? जी? अजी, मतलब आप सीए कर रही है ना, 3rd ईयर स्टूडेंट है ना आप, तो आप इनकी हेल्प कर दीजिए, सैलरी देंगे इसके लिए हम। हाँ, लेकिन आपका अकाउंट्स तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मेरे पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। देखिए अनु जी, एक्सपीरियंस कैसे आता है? आप जितना काम करेंगी उतना ज्यादा सीखेंगी और जितना ज्यादा सीखेंगी उतनी एक्सपीरियंस कहलाएंगी, है ना? सही बात। काम शुरू करिए आप, और मिश्रा जी तो है ही ना आपकी मदद के लिए। हाँ। लेकिन कॉलेज की आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आप कॉलेज जाइए दिन में, शाम के समय जब आप फ्री हो जाए तो हमारे ऑफिस का अकाउंट संभालिए। श्योर। थैंक यू सो मच। नमस्ते। लाइए। अरे वाह, तेरी तो चांदी चांदी है। अभी कॉलेज खत्म भी नहीं हुआ और तेरी नौकरी पहले ही लग गई। और हमारे बलदेव जी बहुत इम्प्रेस लग रहे थे तेरे से। चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। अब जो दिख रहा है वही बोल रही हूँ मैं। बलदेव ने अनुप्रिया को सीए की प्रैक्टिस के बहाने अपने ही ऑफिस में लगवा दिया और प्रैक्टिस के सिलसिले में अनुप्रिया सीए के यहाँ आने जाने लगी। लेकिन उसकी मुलाकातें सीए से कम और बलदेव यादव से ज्यादा होने लगी। कुछ ही महीनों में दोनों बेहद करीब आ गए। शुक्ला जी से बोलिएगा कि रेट कॉम्पिटिटिव में टेंडर उन्हीं को मिलेंगे, कहीं कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है जी अच्छा। और कोई खबर? नहीं। अनु, आप प्लीज रुकिए, कुछ जरूरी काम है आपसे।
जी सर। बैठिए। बलदेव, आप मेरे पिताजी से बात कर लीजिए ना। मैंने आज तक उनसे कोई बात नहीं छुपाई, और कब तक इस तरह छुप छुप के मिलते रहेंगे? बात कर लीजिए ना उनसे। बैठो। अनु, तुम देख रही हो ना, मेरे पास सांस लेने का भी समय नहीं है। इलेक्शन सर पे है बाबा। सिर्फ ये निकल जाने दो, मैं वादा करता हूँ मैं खुद जाऊंगा गुरुजी के पास उनसे तुम्हारा हाथ मांगने। सच? झूठ? अरे बाबा सच। तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है क्या? मैं भी तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता हूँ। अच्छा, तुम्हारे लिए एक तोहफा। ये क्या है? इतनी सुंदर घड़ी? लेकिन ये तो बहुत महंगी होगी ना? हाँ, महंगी है, लेकिन तुम्हारी मुस्कान से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी बताइए ना, कितने की है? अकाउंट्स वाली हो ना, कीमत जाने बगैर तुम मानोगे नहीं। सिर्फ 45,000 रुपए। 45,000? नहीं नहीं, ये घड़ी आप ही रखिए। क्यों भाई, अब मैं तुम्हें गिफ्ट भी नहीं दे सकता हूँ क्या? नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी। ये फिर भी बिल्कुल नहीं। तुम्हें ये लेना पड़ेगा, नहीं तो ये गया खिड़की के बाहर। ठीक है? आप भी ना बहुत जिद्दी है। चलो हाथ लाओ। सुंदर है ना? आ गई कॉलेज से? जी बाबूजी। आ बेटा, बैठ। शास्त्री जी का फोन आया था रात में, कह रहे थे विवाह का मुहूर्त तय करने के लिए घर आना चाहते हैं। तू कहे तो बुलवा लूं। और हाँ बेटा, रात में फर्स्ट क्लास लिट्टी और चोखा बनवाना बेटा। बाबूजी आप उन्हें मना कर दीजिए, हमें ये शादी नहीं करनी। क्यों? क्या बात है? अरे तूने शादी के लिए हाँ भरी, उसके बाद ही तो हमने हाँ भरी बेटा। अब क्या हुआ? कोई और पसंद है? अरे मेरी बिटिया, पहले बताया होता ना, शास्त्री जी को मना कर देते। हाँ, तू चिंता मत कर बेटा, तू जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। थैंक यू बाबूजी। मेरी बेटी, मेरी बेटी। अब ये तो बता दे, उस राजकुमार से कब मिलवा रही है मुझे? बाबूजी जरूर मिलवाऊंगी, बस हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मेरी प्यारी अब एक काम कर, गर्मा गर्म फर्स्ट क्लास एक चाय पिला, ठीक है? जी बाबूजी। जा। क्या समझ रखा है तुमने? तुम मुझसे यहाँ प्यार का नाटक कर रही हो? और वहां अपनी शादी की तैयारी? क्या समझा था तूने? मुझे पता नहीं चलेगा कुछ? बेवकूफ समझ रखा है तूने मुझे। आप गलत समझ रहे हैं। हमने कल ही उस रिश्ते के लिए मना कर दिया था। आपसे मिलने से पहले आया था वो रिश्ता। हमने बाबूजी को सब कुछ बता दिया है। सब? मतलब मेरा नाम भी? नहीं नहीं, हमने सिर्फ उस रिश्ते के लिए मना किया है। सच अनु? हाँ, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? आई एम सो सॉरी अनु, हमने तुम पर हाथ उठाया।
भोलेनाथ इसकी सजा हमको जरूर देंगे। क्षमा नहीं करेंगे वो हमको। अन्नू, हम खुद तुम्हारे पिताजी से बात करने चलना चाहते हैं। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपके बिना जी नहीं सकते। अन्नू ने अपने प्यार के लिए बलदेव को अपना सर्वस्व सौंप दिया। उसे यह भरोसा हो गया था कि बलदेव उसे सच्चा प्यार करता है, पर कुछ ऐसा था जो अन्नू को अभी मालूम नहीं था। बलदेव के जीवन की सच्चाई जो अन्नू के सामने अब आने वाली थी। मेरा घर बर्बाद करेगी तू? मेरा घर? यही ना गाड़ देंगे हम तुझे। पहले तो हमारे पति को झांसे में फांस लिया। अरे ये ऐसा कुछ नहीं है गिरजा। मुझे और कोई नहीं मिला। अरे गिरजा, वो हम इसकी खाल निकालेंगे। हटो, तुम उसे जाने दो। अकाउंटेंट है वो। तुम जानती नहीं हो तो क्यों जबरदस्ती कर रही हो? कुछ नहीं सुन रहा मुझे। तुम शांत रहो, थोड़ी देर रुको जरा। तुम जानती नहीं हो तो बोलती क्यों? कुछ नहीं सुन रहा मुझे। तुम शांत रहो, थोड़ी देर रुको जरा। हम बता रहे ना क्या है। चलो बैठो इधर। क्या बात है बेटा? क्या हुआ? फोन क्यों नहीं उठा रही बेटा? नहीं भाऊजी, कुछ नहीं, बस सुनीता परेशान कर रही थी। बलदेव शादीशुदा है। जैसे ये बात अन्नू को पता चली तो उसको गहरा धक्का लगा। वो बलदेव से बहुत नाराज हो गई थी और उससे दूरियां बना ली। वो नहीं चाहती थी कि एक शादीशुदा औरत का परिवार उसके कारण बिखर जाए। बलदेव उन दिनों इलेक्शन की तैयारियों में लगा हुआ था। उसने एक दो बार अन्नू से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अन्नू ने साफ मिलने से मना कर दिया और बलदेव अपने काम में बिजी हो गया। ऐसे लगभग 1.5 महीने बीत गए। इधर पूरे सिलसिले को भुला करके अन्नू अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश में लगी ही थी कि अचानक उसकी किस्मत थी उसके खिलाफ हो गई। अन्नू, क्या हुआ? कुछ बता भी तो सही ना, क्या हुआ? क्या हुआ अन्नू? क्या हुआ? बता तो। क्या हुआ? मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? क्या कह रही है तू? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? कौन है वो? तूने उससे कुछ बताया? नहीं। अनु, तू क्या करेगी? पता नहीं मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तू ये बात किसी को मत बताना। पर अनु, हमें किसी ना किसी को तो बताना ही पड़ेगा ना। और गुरुजी को? हाँ, बताऊंगी, पिताजी को भी बताऊंगी। अरे सुनीता बिटिया, कैसी हो बिटिया? जी प्रणाम गुरुजी। मस्त रह, खुश रह। अब बाजी, हम आते हैं। ठीक है, ठीक। अन्नू, हम खुद तुम्हारे पिताजी से बात करने चलना चाहते हैं। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। हम तुमसे इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारे और अपने बीच कभी भी किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
बहुत महंगी होगी ना। लेकिन तुम्हारी मुस्कान से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं। अरे अन्नू, तुम यहां? इंस्पेक्टर साहब नमस्कार। आज दोपहर को मेरी बेटी घर से बाहर निकली थी। इतनी रात हो गई है, अभी तक वापस नहीं लौटी। मैंने उसके मित्रों को भी फोन किया, पर किसी का भी जवाब हाँ में नहीं आया। क्या उम्र रही होगी आपकी बेटी? बालिग है वो? जी 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 जी। तो काहे खून जला रहे हैं आप अपना? बालिग लड़के लड़कियां आजकल आधी रात के बाद ही घर वापस आते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। वो 2 मिनट के लिए भी कहीं जाती है तो मुझसे बिना बताए घर से बाहर नहीं निकलती। हाँ, एक बात जरूर है, कुछ दिनों से वो परेशान है क्योंकि एक लड़के से उसकी मित्रता हो गई है। देखा, मुझे लग ही रहा था। अब देखिए पंडित जी, दोनों जवान हैं, प्यार करते हैं, भाग गए होंगे कहीं। लेकिन मेरी बेटी ने खुद उस रिश्ते के बारे में मुझसे बताया था। अगर उसको भागना होता तो वो बताती ही क्यों? आपको मेरी बात समझ में आती है? मैं कह रहा हूं कि इस केस को जो है 24 घंटा हो जाने दीजिए। उसके बीच में हम आपकी FIR भी नहीं लिख पाएंगे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। अरे यार, क्या है ये? विजय इधर आ, इनको ले जा बाहर तक छोड़ के आ। चलिए बाहर जाइए। तू इधर आ भाई। बलदेव जी नमस्ते। मैं अनुप्रिया का पिता हूँ। अनुप्रिया आपके दफ्तर में काम करती है। कल रात से वो घर नहीं आई है। मैं बहुत चिंतित हूँ। अनुप्रिया की सहेली ने बताया कि आपने ही मेहरबानी कर उसे अपने दफ्तर में अकाउंट सेक्शन में काम पर लगाया है। मैं पुलिस स्टेशन भी गया, लेकिन वहाँ सुनी अनसुनी कर दी लोगों ने। आप ही कुछ कृपा कीजिए, मदद कीजिए। देखिए बाबूजी, आप बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े हैं आप मुझसे। प्लीज हाथ मत जोड़िए। मैं पुलिस से बात करता हूँ और वो पूरा जांच में आपका सहयोग करेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी जी। आप एक काम करिए जी। आप अभी एक बार फिर से थाने चले जाइए। मैं जी। पुलिस इंस्पेक्टर को फोन कर देता हूँ, वो आपकी जांच में पूरी मदद करेंगे। अच्छा। हाँ, पंडित फिर से आएगा तुम्हारे पास, संभाल लेना। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। अनुप्रिया की कोई खबर मिली? अभी तक तो कोई खबर मिली नहीं है। वो पढ़िए पीछे क्या लिखा है। पढ़िए पढ़िए। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता? हाँ, वही कर रहे हैं। देखिए मिश्रा, फोटो भेज दिए हो? हाँ साहब, कर रहे हैं सहायता। जब से आपका केस आया है दिन रात 24 घंटे उसी पे काम कर रहे हैं। परेशान क्यों होते हैं आप खामखा? भाई नेताजी को आप जानते ही हैं, तो फिर आपकी बिटिया कहाँ जाएगी? आ जाएगी तो 4 दिन में। लेकिन 4 दिन हो गए इंस्पेक्टर साहब उसे गए हुए। न जाने कहाँ होगी, किस साल में होगी। मैं परेशान हो गया इंस्पेक्टर साहब। परेशान तो हम हो चुके हैं आपसे। आइए एक बात बताएं आपको। आइए, देखिए आप हैं तो नेताजी के आदमी, वो आपको जानते हैं, आप उनको जानते हैं। नेताजी ने खास तौर से इस केस पे काम करने के लिए कहा है ना? जैसे ही कोई खबर मिल जाएगी हम बता देंगे आपको। चलिए आराम करिए, ठीक है? चाय लाओ बे। गर्भवती। एक मिनट,
आप लोग बाहर जाइए, मैं बात करता हूँ। जी बताइए, कहाँ है मेरी बेटी? कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी बेटी कहाँ है? एक मिनट, देखिए आप बुजुर्ग आदमी हैं, इतना गुस्सा मत होइए। मुझे कैसे मालूम होगा आपकी बेटी कहाँ है? तुम्ही ने मेरी बेटी को गायब किया है और तुम ही बताओगे मेरी बेटी कहाँ है। देखिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, उम्र के लिहाज से आप ऐसा मत करिए। अगर तुम नहीं बताओगे ना तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। अबे हट बुड्ढे, तमीज से बात कर रहा था क्योंकि तेरी उम्र ज्यादा है, लेकिन तू अब अपनी औकात भूल गया है। बदतमीज कहीं के। हट! किसकी कॉलर पकड़ी तूने बुड्ढे? बलदेव यादव नाम है हमारा। आंख में आंख डालने की औकात किसी की नहीं हुई है आज तक, और तूने कॉलर पे हाथ डाला हमारे। विक्रांत, ले जाओ इस बुड्ढे को और फेंक दो बाहर। बलदेव यादव, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें लाना होगा मेरी बेटी को। विद्यासागर चतुर्वेदी की इकलौती बेटी गुमशुदा थी। वो अन्नू को ढूंढ रहे थे, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई भी सामने नहीं आया। और आखिरकार बलदेव और अनुप्रिया के बारे में सच्चाई पता चल ही गई। विद्यासागर को लग गया था कि बलदेव उनकी बेटी के बारे में जरूर जानता है, और अब उन्होंने ठान लिया कि बलदेव से सच्चाई उगलवा कर ही दम। इंस्पेक्टर साहब, वो बलदेव यादव ने मेरी बेटी को कहीं छुपा के रखा हुआ है। अच्छा हवलदार, ये बुड्ढा दिख रहा है? हाँ। इसको गिरफ्तार कर ले। लेकिन मैंने किया क्या है इंस्पेक्टर साहब? तूने किया क्या है? अरे बाप रे, कमाल कर दिया है भाई। तूने इस देश के एक भावी नेता की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की है। तुमने एक नेता को जान से मारने की कोशिश की है। अब जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे, गलोगे, पता नहीं क्या क्या ले जा रहे। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। चुप! अब कोई बात नहीं सुननी है। इसको लेकर के जा और चार्जशीट फाइल कर। चलिए। समाज में विद्यासागर चतुर्वेदी का इतना मान, इतनी प्रतिष्ठा थी कि उनको जेल में डाल दिया जाना अपनी बेटी को खोने जैसा ही एक गहरा धक्का था। और इस घटना के बाद तो विद्यासागर जी बहुत ही टूट चुके थे। ये लीजिए गुरुजी के जमानत के पेपर। दुबे जाओ पंडित जी को लेवा गया। गुरुजी चलिए। पंडित जी थोड़ा कैसे? ठीक, मैं आपको एक अच्छे नेता के पास लेके जाऊंगा। वो इस मामले को जड़ तक पहुंचाएंगे। घबराइए नहीं, अनु मिल जाएगी। चलिए। आइए गुरुजी। तबीयत सब बढ़िया? यहाँ पे साइन मारे। चलिए पंडित जी। नमस्कार नेताजी। वकील साहब ने मुझे आपके बारे में बताया। जी। मैं आपकी जो सहायता बन पड़ेगी करूंगा। आप मुझे बताएं आखिर हुआ क्या है? मेरी बेटी अन्नू सीए कर रही थी। आप चिंता मत कीजिए जी। मैं इस मामले की पूरी जांच करवाऊंगा जी। और कल मैं लखनऊ जा रहा हूं। वहां विधानसभा में मैं इस बात को उठाऊंगा और सरकार पे दबाव बनाऊंगा कि एक निष्पक्ष जांच हो। विपक्ष के नेता बाल मुकुंद ने विद्यासागर जी को यह भरोसा दिलाया कि आपको न्याय मिलेगा, और इसके लिए उन्होंने विधानसभा में इस बात को खूब जोर शोर से उठाई। लेकिन बलदेव यादव की दबंगई और लोकल पुलिस पे उसके दबदबे के कारण कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। कुछ न होता देख के विद्यासागर जी ने थक हार कर अपनी इस लड़ाई को जनता तक ले जाने की सोची और अनशन पे बैठ गए। मीडिया ने उनके आंदोलन को हाथों हाथ लिया और फिर लोग जुटने लगे। देखते देखते एक छोटा सा आंदोलन एक बहुत बड़ी मुहिम में तब्दील हो गया, और तब पुलिस पे प्रेशर बना। पिछले 5 दिनों से 55 साल के विद्यासागर चतुर्वेदी जी यहाँ अनशन पर बैठे हैं। इनका कहना ये है कि इनकी 20 साल की जवान बेटी को बलदेव यादव ने पहले प्यार का वादा देकर फुसलाया और फिर अगवा कर लिया। आइए हम विद्यासागर जी से बात करते हैं। तो चतुर्वेदी जी, आप बताइए आप यहाँ अनशन पर क्यों बैठे हैं? देखिए, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और बलदेव यादव
मुझे मेरी बेटी से अलग किए हुए हैं। मैं पुलिस स्टेशन भी गया, लेकिन वहाँ किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं तो ये कहूँगा कि पुलिस भी उन लोगों से मिली हुई है। और मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मेरे लिए मेरी बिटिया ही मेरा संपूर्ण परिवार है। और जब तक मुझे मेरा पूरा परिवार नहीं मिल जाता, तब तक मैं यह अड़चन नहीं तोड़ूंगा। इसके लिए चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। हम क्या बताएं आपको नेताजी, हमको कितना बुरा लग रहा है। आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, हर जगह से ऑर्डर आ रहे हैं। बड़ी मजबूरी में बुलाना पड़ा है आपको, नहीं तो हम खुद ही नहीं घर चले आते। काहे घबरा रहे हो तुम? अरे हम जानते ही में तुम्हारी कोनो गलती नहीं है, पर यह है ना मीडिया वाले, जे बना रहे बात का बतंगड़। सही कह रहे हैं आप, इन सारी फसाद की जड़ ये मीडिया वाले। चिंता ना करो, हम संभाल लेंगे सब। बलदेव की पहुंच के कारण पुलिस उसका कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन विद्यासागर ने भी अपनी हिम्मत नहीं हारी, अपनी कोशिश जारी रखी और अनशन जारी रखा। लोगों की भारी भीड़ और समर्थन के कारण ये मामला दबा नहीं और ये केस सीबीआई को ट्रांसफर हो गया। विद्यासागर जी, हम सीबीआई से हैं। जी नमस्कार, आइए बैठिए। ठीक है, हम आपकी बेटी के गुमशुदा होने के मामले की तहकीकात करेंगे। आप अपनी बेटी अनुप्रिया के बारे में कुछ बता सकते हैं? अनुप्रिया के गायब होने के कुछ दिन पहले उसने मुझसे बताया कि वो किसी से प्रेम करती है। फिर उसके बाद उसकी सहेली सुनीता ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन आप तो बार बार बलदेव यादव का नाम ले रहे थे, वो क्यों? एक मिनट, ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें हैं। और ये है उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट। क्या ये पहले भी आपने किसी को दिखाया? जी नहीं। ठीक है विद्यासागर जी, आप बिल्कुल निराश मत होइए, हम आपको जल्द से जल्द कुछ खबर देते हैं। जी नमस्कार। चलो रमा, मुझे जल्द से जल्द बलदेव के टेलीफोन कॉल्स की पूरी डिटेल्स चाहिए। जी सर। चलो। बलदेव यादव की फोन कॉल्स के रिकॉर्ड से यह साफ पता चल रहा है कि बलदेव और अनुप्रिया में रेगुलर बातें होती थी। और ये फोटोज भी असली है सर। सर मुझे तो लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ तो था। नमस्कार साहब। नमस्कार। कहिए ऑफिसर, कैसे याद किया हमें? आपसे आपकी और अनुप्रिया चतुर्वेदी के रिश्ते के बारे में कुछ सवाल पूछने थे। रिश्ते? कैसे रिश्ते? अनुप्रिया कार्यालय में काम करती थी हमारे, शायद अकाउंट डिपार्टमेंट में। बहुत अच्छे से वाकिफ नहीं हूं उससे मैं, बहुत छोटे पद पर थी वो। छोटे पद पर थी, लेकिन हर रोज 4 से 5 बार आप लोगों की फोन पर बातें होती थी उनसे, ज्यादातर रात के समय। ऐसा क्यों है? शायद आपको याद नहीं है। चलिए ये देखिए, कुछ याद आ जाए आपको। समय तो साथ में बिताते थे आप लोग। क्या रिश्ता था आपका उनसे? ऐसा है मोहंती साहब, मुझे आपका सवाल पूछने का तरीका कतई पसंद नहीं आया। अब मैं आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा। जाइए अपने सुपीरियर से बात कीजिए, समझे आप? और हाँ, यदि आपको मुझसे कुछ पूछताछ करनी है तो मेरे कार्यालय में स्वागत है आपका। 1 मिनट, जब तक हमारी तफ्तीश पूरी नहीं हो जाती तब तक आप हमारी निगरानी में रहेंगे। मोहंती साहब, आपको अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या? बहुत भारी पड़ेगा। बलदेव यादव नाम है हमारा। इसे पहचानते हो? इस फोटो को ध्यान से देखो। इसे पहचानते हो? हाँ साहब। यही है ना जो मंत्री जी के दफ्तर में काम करती है? जी साहब। 13 जून को तुम्हारी ड्यूटी वहीं थी, उस दिन वो वहाँ आई थी? आई थी, बहुत परेशान लग रही थी। कितने बजे गई वो? मुझे पता नहीं साहब। मतलब कि मेरी ड्यूटी 7 बजे के बाद खत्म हो जाती साहब। मतलब 7 बजे तक वो वहीं थी? जी साहब। और बलदेव साहब? बलदेव साहब भी उनके साथ आए थे, उसके बाद चले गए। ठीक है, तुम जा सकते हो।
इस घर का हर कोना कोना छान मारो, हर कमरा, हर जगह ढूंढो। तुम उधर जाओ, तुम मेरे साथ आओ, और तुम उधर जाके देखना। तुम लोगों में से आखिरी बार अनुप्रिया मैडम को कब और किसने देखा? तुम बताओ। मुझे याद नहीं साहब। तुम्हें याद नहीं? नहीं साहब। सर ये देखिए, इस पर कुछ निशान है, शायद खून का है, जो अब सूख चुका है तो खून के धब्बे। इस फूलदान पर खून के धब्बे। फॉरेंसिक लैब से तो पता चल ही जाएगा कि यह खून किसका है, मगर इस वक्त आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? क्या पूछ रहे हैं आप? इकबाल जुल्म करने से सजा कम हो सकती है। जाइए, पहले तहकीकात कीजिए, समझे आप? और कोई सबूत मिले तब मुझसे पूछताछ करिए। जाइए, नहीं जानता किसी को मैं। झूठ बोल रहे हैं ये। सब जानते हैं ये। मैं बताती हूँ उस दिन क्या हुआ था। मैं कमरे के पास से गुजर रही थी तो मैंने देखा। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। पत्नी को धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, पूरी दुनिया के सामने लाऊंगी इस बात को। क्या असलियत सामने लाएगी तू? क्या लाएगी? है तेरी औकात? चल, लाते सबके सामने हकीकत ला। इन्होंने ही मारा है उसे। ले जाइए इन्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। आज तक हम चुप रहे, डरते रहे, लेकिन अब नहीं। अरे ये इंसान नहीं, दानव है। मैं इनके खिलाफ कोर्ट में गवाही दूंगी। रमाकांत। जी सर। ले जाओ इस नेताजी बलदेव यादव को। हवलदार। यमाय नमः, जमाय नमः, धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः, मर्तवे नमः, मृदकालाय नमः, कालाय नमः, सर्वोक्षजाय नमः, औदुम्बराय नमः, ददनाय नमः, नीलाय नमः, पंचशीय सप्तम। ओम मर्तवे नमः, मृदकालाय नमः, कालाय नमः, सर्वोक्षजाय नमः। गंगा में पुष्प छोड़ दिया। सत्ता के गुरूर में कुछ लोग अपने आप को कानून से भी ऊपर समझने लगते हैं, अंधे हो जाते हैं। उनको लगता है उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ऐसे लोगों के सामने अक्सर आम आदमी झुक भी जाता है। लेकिन मेरे हिंदुस्तान, अगर इरादों में हिम्मत और मजबूती है तो इंसाफ भी मिलता है। जब विद्यासागर चतुर्वेदी जैसे लोग जुर्म के खिलाफ मुहिम छेड़ देते हैं और बुलंद इरादों के साथ झूठ और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ते हैं, तब बलदेव जैसे कंस का खात्मा निश्चित होता है। हम आपके राज्य, आपके शहर से कुछ और सच्ची कहानियां लेकर के फिर से मिलेंगे। सावधान इंडिया, उत्तर प्रदेश फाइट्स बैक।